देखो, आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है मियोसिस। सेल डिवीजन का ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ डिवीजन हम कह सकते हैं। एम फेज में जो कुछ सेल्स हैं, स्पेशलाइज सेल्स, कहाँ की सेल हैं, कौन सी सेल हैं जो डिवाइड करती हैं मियोसिस से, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और क्या डिफरेंसेस हैं माइटोसिस और मियोसिस के बीच, है ना। हमें माइटोसिस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तब जाके मियोसिस में हम अपने आप को कंफर्टेबल रख पाएंगे। नहीं तो मियोसिस थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स टाइप का डिवीजन है, बाकी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, समझना है। बट हाँ, चीजें थोड़ी सी उससे कहीं ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी, है ना। तो इसलिए माइटोसिस पहले बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, और टीलोफेज में क्या होता है। साइटोकाइनेसिस का हमें आइडिया है, सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, ठीक है। अब मियोसिस की बात करें तो मियोसिस टर्म किसने दिया था? तो दो नाम याद रखने हैं, एक फार्मर और दूसरा नाम है मोरे। ये स्पेशलाइज टाइप का डिवीजन है। जो सेल साइकिल है G1 S G2 M फेज, एम फेज ही में ही सेल डिवाइड करती है। बट एक स्पेशलाइज्ड टाइप का डिवीजन है। हम एक तरह से कह सकते हैं कि माइटोसिस का एक मॉडिफिकेशन है जो रिड्यूस कर देता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम जस्ट हाफ। कोई जिस सेल में भी ये माइटोसिस हुआ था, हमने जो पढ़ा, माइटोसिस से अगर कोई सेल 4 क्रोमोसोम वाली है तो जो डॉटर सेल बन रहे थे तो इनके पास भी 4 क्रोमोसोम ही होते हैं। इनके पास भी कितने क्रोमोसोम? 4 क्रोमोसोम ही होते हैं। क्यों? क्योंकि सारे क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे आते थे, एनाफेज में उनका सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता था। लेकिन जब मियोसिस में हम देखेंगे तो मियोसिस में जो सेल हमारी 4 क्रोमोसोम की है वो डिवाइड करेगी, जो डॉटर सेल बनेगी इनमें सिर्फ 2 क्रोमोसोम बचता है। और वो भी मियोसिस हमारा 2 सिक्वेंशियल डिवीजन है। फिर ये सेल्स डिवाइड करती हैं और इनसे जो सेल बनेगी वो 2-2 क्रोमोसोम वाली बनेगी। तो क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ हो जाता है। अभी ये साइकिल आपको नहीं समझ आएगी कैसे ये डिवाइड कर रहा है। 4 क्रोमोसोम अगर पेरेंटल सेल में है, ये पेरेंटल सेल अगर है ना, तो एक पेरेंटल सेल से माइटोसिस में हमने देखा था कि 2 डॉटर सेल बनती है ना। यहाँ देखो डिफरेंस यही समझ आ, आपको क्लियर कर लेना है। एक पेरेंटल सेल जो डिवाइड कर रही है, मियोसिस से अगर डिवाइड कर रही है तो 4 डॉटर सेल बनेंगे। कितने डॉटर सेल? 4। माइटोसिस में कितने? 2 डॉटर सेल। इधर क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, इधर क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ हो गया, 4 से 2। अब ये क्यों कैसे होता है ये हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पॉइंट में अपना यही लिखा है कि क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ हो जाता है जिस सेल में मियोसिस होगा, है ना। तो एक स्पेशलाइज टाइप का डिवीजन है। इट नेवर अकर्स इन हैप्लॉइड सेल, जिनमें क्रोमोसोम का सिर्फ एक सिंगल सेट होगा। दैट सेल कैन नॉट डिवाइड थ्रू मियोसिस। उनमें मिनिमम नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम 2 होने चाहिए, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तब वो डिवाइड कर सकता है मियोसिस से। ये गैमेटोजेनेसिस के ड्यूरेशन में होता है डिवीजन। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस ये डिवीजन चलता है। कहाँ चलता है? अगर हम गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो गैमेटोजेनेसिस हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में चलता है। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में चलता है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। और गैमीट्स का फॉर्मेशन की बात करें तो हम 2 गैमीट के नाम हमें पता है, स्पर्म और ह्यूमन बीइंग का याद रखें तो ओवम। ये मेल और फीमेल गैमीट आपको पता है। ये स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में, ओवम का फॉर्मेशन ओवरी में। मतलब मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी होता है। मियोसिस में 2 सिक्वेंशियल साइकिल चलती है न्यूक्लियर डिवीजन की। न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड करता है, एक बार नहीं डिवाइड करता है, 2 बार डिवाइड करता है। जैसे इस पिक्चर को देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहां इस पिक्चर को ध्यान से देखो। कोई हमारी ये डिप्लॉइड सेल है जिसके पास हमने 4 क्रोमोसोम माने हैं, है ना। मियोसिस फर्स्ट होगा तो 2 जो सेल बनेंगी, है ना, एक बार कैरियोकाइनेसिस, एक बार इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और 2 सेल बन गई
तो इनका क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ हो जाता है, इसको हम बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट। एंड अगेन दीज डॉटर सेल साइमल्टेनियसली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। ये साथ में ही फिर ये अपना साथ साथ ही डिवाइड कर जाएगी दो दो डॉटर सेल में। तो ये हैप्लॉइड सेल जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, फिर से जो डिवाइड करेगी इसको हम मियोसिस सेकंड बोलेंगे, मियोसिस सेकंड बोलेंगे। एंड ये जो डॉटर सेल्स बनेंगी, जो इनके पास था क्रोमोसोम नंबर वही होगा, सबके पास दो दो नंबर हो जाते हैं, और इस तरह से आपके पास 4 डॉटर सेल बन जाती हैं। अब पेरेंटल सेल से इसको कंपेयर करें तो इनके पास क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ हो गया, है ना। तो 2 सिक्वेंशियल डिवीजन है, 2 सिक्वेंशियल न्यूक्लियर डिवीजन है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड इसको हम बोलेंगे, है ना। मियोसिस फर्स्ट को हम एक और नाम देते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जो क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है वो मियोसिस फर्स्ट में ही होता है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट लिखा है ये ध्यान से देखो, जब कोई सेल डिवाइड करने वाली होती है, देखो सेल साइकिल हमने पढ़ रखा है, तो सेल साइकिल का पूरा स्टेप देखो, तो सेल हमारी फॉलो करती है G1, G1 के बाद S, S के बाद G2 और G2 के बाद आता है M, फिर से वो G1 में चली जाती है। इस तरह से माइटोसिस से हमारी सेल डिवाइड करती है। कोई सेल M से डिवाइड करी 2 सेल में तो वो G1 में गई, G1 से वो S में गई तो रेप्लिकेशन हो गया डीएनए का, और G2 में आई फिर से डिवाइड कर गई, है ना, फिर से 2 सेल में वो कन्वर्ट हो गई। तो मतलब हर डिवीजन के बाद सेल के डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एस फेज में। एक न्यूक्लियर डिवीजन के बाद डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, हर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद माइटोसिस में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। लेकिन यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे 2 बार न्यूक्लियर डिवीजन होता है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ 1 बार होता है। मियोसिस फर्स्ट जो इधर G2 के बाद जो मियोसिस चलता है, पहले मियोसिस फर्स्ट चलता है, मतलब G2 के बाद जो सेल आई यहाँ M फेज में, उसके पहले उसका डीएनए रेप्लिकेट करा होगा 1 बार, वो मियोसिस फर्स्ट से डिवाइड करा, देन मियोसिस सेकंड शुरू होगा। मियोसिस यहाँ M फेज में मियोसिस फर्स्ट, M1 में लिख दे रहा हूँ, M1 से M2 में जब सेल जाके डिवाइड करती है तो यहाँ कोई रेप्लिकेशन नहीं होता। M2 में फिर से न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसका फिर से न्यूक्लियस डिवाइड करता है, तभी तो 4 सेल बनते हैं, है ना। लेकिन इस M1 डिवीजन के बाद जो M2 मियोसिस सेकंड डिवीजन होता है, उसके पहले रेप्लिकेशन डीएनए का नहीं होता, इसलिए यहाँ पे लिखा है बट ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मियोसिस में 1 बार डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डिवीजन न्यूक्लियस का 2 बार होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन 2 बार होता है, डीएनए रेप्लिकेशन 1 बार होता है। नहीं तो हर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए रिपीट करा जाता है, ठीक है। अब मियोसिस को हम ऐसे 2 सिक्वेंशियल डिवीजन में देखेंगे, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है इसी मियोसिस फर्स्ट में ही। और मियोसिस सेकंड जो है सेम एज इट इज, आपने जैसा प्रीवियसली माइटोसिस पढ़ा है, दैट इज द सेम एज माइटोसिस। तो मियोसिस सेकंड के बारे में आपको नहीं सोचना है कुछ भी अभी। मियोसिस सेकंड मतलब आपने ये समझ लो कि मैंने कर लिया, आई हैव डन। बस एक बार आपको सोचना है मियोसिस फर्स्ट के बारे में कि मुझे मियोसिस फर्स्ट समझ आ जाए, ढंग से समझ आ जाए, मेरा मियोसिस कंप्लीट। सिर्फ मियोसिस फर्स्ट पे फोकस करना। मियोसिस फर्स्ट में कुछ बातें, इंपॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, क्या क्या होता है। मियोसिस फर्स्ट में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है ना। जैसे हमने जो पेरेंटल सेल लिया उसमें 4 क्रोमोसोम की हम बात कर रहे हैं, 4 क्रोमोसोम हम कंसीडर करके चल रहे हैं, है ना, कि इसके पास 4 क्रोमोसोम है, ऐसा हमने कोई सेल लिया हुआ है, हमारी ये पेरेंटल सेल, और ये डिप्लॉइड सेल है, मतलब देयर आर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, है ना, 2 सेट हैं क्रोमोसोम के। तो जो क्रोमोसोम का शेप, साइज एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन या अरेंजमेंट ऑफ जीन सेम होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इनमें से कौन होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ एक पेयर का क्रोमोसोम कौन सा है, उसकी पेयरिंग हो जाएगी, वो एक साथ आ जाएंगे। जैसे मैंने मान लिया कि ये 1 है
और ये 1 डैश है, मतलब ये एक पेयर वाले क्रोमोसोम है, ये 2 है और ये 2 डैश है। अभी तो ये रैंडम इधर उधर पड़े हैं सेल में, सेल के न्यूक्लियस में। तो जब मियोसिस फर्स्ट होता है, और अगर अपन याद करें तो माइटोसिस के फेजेस में हमने देखा था, तो उधर कोई होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग नहीं हुई थी, सारे क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो गए थे, यही हमने पढ़ा था। यहां मियोसिस में पेयरिंग होती है। पेयरिंग कैसे, मतलब ये 1 and 1 डैश वाला क्रोमोसोम एक साथ आ जाएगा, 2 and 2 डैश वाला क्रोमोसोम एक साथ आ जाएगा। दैट इज द मेन इवेंट ऑफ मियोसिस, जो कि माइटोसिस में नहीं होता, पहली बात। दूसरा, ये इन दोनों को तो हमने बोला था सिस्टर क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड, उनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इन दोनों क्रोमेटिड्स को क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। है तो जो इंफॉर्मेशन इस पे, वही इंफॉर्मेशन इस पे भी है, सेम, लेकिन क्रोमोसोम अलग अलग है। ठीक है, क्रोमोसोम अलग अलग है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। मियोसिस के दौरान इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच ब्रेक एंड एक्सचेंज होता है, मतलब कुछ हिस्सा टूट के इसका इस पे आ जाएगा, कुछ हिस्सा टूट के इस पे चला जाता है। ब्रेक एंड एक्सचेंज, पहले ब्रेक एंड देन एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए। इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को रिकंबाइन करते हैं, इंफॉर्मेशन वाइज सेम होगा, इंफॉर्मेशन वाइज सेम है, बस उनके वर्जन्स अलग अलग हो सकते हैं, तो उनको बस थोड़ा इधर तोड़ के उधर कर दो, इधर का उधर कर दो, तो थोड़ा सा जो उनका कॉम्पोजिशन है क्रोमोसोम का वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये एक दूसरा मेन इवेंट होता है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ब्रेक एंड एक्सचेंज होता है। इस ब्रेक एंड एक्सचेंज की इवेंट को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ हो जाता है मियोसिस फर्स्ट, जब भी हम पढ़ेंगे 4 से 2, 8 से 4, है ना, ये जितना भी क्रोमोसोम नंबर होगा उसका जस्ट हाफ हो जाता है। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे क्या इसका मतलब है। अब देखो मियोसिस फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, अब डिस्कस करते हैं एक एक करके इनके इवेंट्स को। मियोसिस फर्स्ट का दूसरा नाम क्या है, रिडक्शनल डिवीजन, और क्या नाम हो सकता है, हेटेरोटाइपिक डिवीजन। हेटेरोटाइपिक डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे जो 4 डॉटर सेल बनती हैं वो थोड़ी उनका कॉम्पोजिशन, जेनेटिक कॉम्पोजिशन अलग हो जाता है, डिफरेंट टाइप की सेल्स बनती है, सो दैट दिस इज कॉल्ड हेटेरोटाइपिक डिवीजन। माइटोसिस को हम होमोटाइपिक डिवीजन बोलेंगे। डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट अकर। डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम का मतलब ये हुआ स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। क्या, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, जो कि कहां होता था, माइटोसिस में। कहां होता था, माइटोसिस में। मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर नहीं स्प्लिट करता, ये ध्यान रखना। मियोसिस फर्स्ट में सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं करता है, बस जो उनके पेयर वाले क्रोमोसोम है, होमोलोगस जो पेयर वाले क्रोमोसोम है, दोनों एक पेयर के एक क्रोमोसोम एक अपोजिट, एक पोल पे चला जाएगा, दूसरा दूसरे पोल पे चला जाएगा। पेयर को अलग अलग कर दिया जाता है, पेयर में से एक एक क्रोमोसोम को अलग कर दिया जाता है, क्रोमोसोम स्प्लिट नहीं होता, ध्यान रखना। मियोसिस फर्स्ट जो है वो स्टार्ट होता है एस फेज के बाद, G2 एंड देन वो एस फेज में आपका ये डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है। मियोसिस फर्स्ट में वही बात है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। अब मियोसिस सेकंड की बात करेंगे, एक जनरल आइडिया दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, सेम एज इट इज माइटोसिस है, होमोटाइपिक या इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे, हमने माइटोसिस को बोला ही था। यहां पे सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, यहां पे सेंट्रोमियर क्या होगा, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग होगी, सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा,
सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग अकर्स, यहाँ पे स्प्लिटिंग वर्ड आपको ऐड करना है, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग अकर्स, ठीक है। अब इधर जो जब मियोसिस होगा तो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनती हैं। हैप्लॉइड का मतलब जस्ट हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। पेरेंटल सेल के पास 4 क्रोमोसोम है, मियोसिस फर्स्ट हुआ तो 2 डॉटर सेल बनी जिनके पास क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, जस्ट हाफ, इसलिए मियोसिस सेकंड को ही रिडक्शनल डिवीजन बोल देते हैं। मियोसिस सेकंड इस वाली सेल में हुआ, 2 क्रोमोसोम वाली सेल में हुआ, जो इनके पेरेंटल सेल जो डॉटर सेल बने, अब ये पेरेंटल सेल है मियोसिस सेकंड के लिए, और ये डॉटर सेल है, ये डॉटर सेल है, तो 2 क्रोमोसोम वाली सेल से 2 क्रोमोसोम वाली सेल बन रही है, तो सेम एज इट इज माइटोसिस में यही हमने देखा था। इसलिए मियोसिस सेकंड जो है वो सेम एज इट इज माइटोसिस है, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये 4 तरह के आपके डॉटर सेल बन गए, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन गए जिनके पास जस्ट हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, या हम कहें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है ना। इनको इनका जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन होगा चारों का वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अलग होगा, डिफरेंट होगा, और इसी मियोसिस के रिजल्ट से जो हैप्लॉइड सेल बनता है इन्हीं को हम गैमीट्स कह देते हैं। इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? गैमीट्स। गैमीट्स आर नथिंग, गैमीट्स आर द रिजल्ट ऑफ मियोसिस। मियोसिस का ही जो रिजल्ट है, जो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनती हैं, दैट इज द गैमीट, ठीक है। अब देखो मियोसिस में न्यूक्लियस डिवीजन 2 बार होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन 2 बार होता है, एंड क्रोमोसोम का डिवीजन 1 बार होता है, जो कि मियोसिस सेकेंड में होता है, मियोसिस फर्स्ट में नहीं होता। मियोसिस फर्स्ट में सिर्फ होमोलोगस पेयर के क्रोमोसोम जो पेयर के हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। अब मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड के बीच में एक गैप आता है, एक इंटरवल का फेज आता है। इस इंटरवल को हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, नॉट इंटरफेज। क्या बोलेंगे? इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज में थोड़ा सा बातें आपको याद रखनी है। ये शॉर्ट लिव्ड होता है, इंटरफेज बड़ा लंबा टाइम लेता है, 95% ड्यूरेशन जो है सेल साइकिल का वो इंटरफेज में ही जाता है। सेम एज इट इज इंटरफेज जैसा है, मतलब सेल प्रिपेयर करता है खुद को फॉर द सेल डिवीजन फॉर द नेक्स्ट मियोसिस सेकेंड, है ना। प्रिपरेशन होता है मियोसिस सेकेंड के लिए, लाइक इंटरफेज यहाँ पे जो है प्रिपरेशन तो हुआ, लेकिन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होता। इंटरकाइनेसिस में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब मियोसिस के देखो इवेंट्स, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट के भी वही सारे इवेंट्स चलेंगे, प्रोफेज फर्स्ट, बस हम यहाँ पे फर्स्ट लिखते चले जाएंगे, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, एंड देन साइटोकाइनेसिस, एंड देन आपके क्या बन जाएंगे? 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगे। अब इन दोनों हैप्लॉइड डॉटर सेल में चलेगा क्या? मियोसिस सेकेंड, तब जाके मियोसिस कंप्लीट होगा, है ना। मियोसिस सेकेंड का भी नाम देखो, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, एंड टीलोफेज सेकेंड, एंड फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, एंड फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा? 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन जाएंगे इस मियोसिस के कंप्लीट होते होते, है ना। अब हम मियोसिस फर्स्ट को, हमें हमारा टारगेट ये मियोसिस फर्स्ट पढ़ना, मियोसिस सेकंड तो हमने कब पढ़ रखा है। मियोसिस फर्स्ट की बात हम करें, मियोसिस फर्स्ट के फेजेस प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, यही होते हैं, है ना। तो पहले जो इनका प्रोफेज फर्स्ट है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लॉन्ग ड्यूरेशन का है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है माइटोसिस के प्रोफेज से, यही थोड़ा सा आपको टाइम लेता है समझने में, पढ़ने में, और बाकी तो मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट लॉन्गर है, मोर कॉम्प्लेक्स है देन द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसको भी हम 5 सब स्टेजेस में क्लासिफाई करते हैं। नाम देखो, हाँ देखो यहाँ पे एक बेसिस याद रखना, दैट इज बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर। इन सब स्टेजेस को हमने इस बेसिस पे डिवाइड करा है कि क्रोमोसोम का बिहेवियर अलग अलग हो जाता है इन सब स्टेजेस में। अभी वही बिहेवियर अपन को समझना है कि लेप्टोटीन में क्रोमोसोमल बिहेवियर कैसा होता है, जाइगोटीन में कैसा होता है,
पैकिटीन में कैसा होता है, डिप्लोटीन में क्रोमोसोमल बिहेवियर क्या होता है, एंड डाइकिनेसिस में क्या होता है। दैट्स इट, प्रोफेज फर्स्ट खत्म, बस यही है। तो ये 5 सब स्टेजेस हैं। 5 सब स्टेजेस को आपको याद रखना होगा। 5 सब स्टेजेस को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको याद रखना बड़ा आसान है। क्या इस हिंदी का एक स्टेटमेंट याद रखना है, लता जरा पानी दे दे। इससे आपको सारे स्टेजेस और सीक्वेंस में याद होंगे, सीक्वेंस में याद होंगे। बस एक इन दोनों को याद रखना है। डाइकिनेसिस लास्ट में आता है, बस बात खत्म। इस एल से लिप्टोटीन, जे से जाइगोटीन, पी से पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकिनेसिस। तो इस स्टेटमेंट को याद कर लो, बस आपको सारे स्टेजेस याद हो जाएंगे। अब लिप्टोटीन में देखो क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट का लिप्टोटीन, ध्यान से समझना। अब थोड़ा सा आपका फोकस चाहिए होगा, और एक साथ समझ गए तो फिर तो पूरी कहानी खत्म हो गई। प्रोफेज में क्या होता था माइटोसिस के, क्रोमोसोमल कंडेंसेशन, मटेरियल जो था अपना क्रोमेटिन वो कंडेंस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर कर जाती है, सेल ऑर्गेनेल डिसअपीयर कर जाते हैं, यही होता है। पूरे प्रोफेज फर्स्ट में भी यही हो रहा है, पूरा एट द एंड ऑफ प्रोफेज फर्स्ट यही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्रोमोसोम वहां पे बस कंडेंस होता है, यहाँ पे इनके ना नाटकबाजी चलती है। थोड़ा सा ये क्रोमोसोम अलग अलग, इनका जो बिहेवियर है वो अलग अलग तरीके का है। पहले क्रोमेटिन थ्रेड कंडेंस कर जाता है लिप्टोटीन में, एक क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर ले लेता है। लेकिन ये क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन अभी बहुत ज्यादा कंडेंस नहीं है। लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम है, थिनेस्ट क्रोमोसोम है, मतलब बहुत कॉइलिंग बहुत लूज है, बहुत टाइट कॉइलिंग नहीं हुई है, अभी टाइट कंडेंसेशन नहीं हुआ है ना। तो ये इनका होता है लिप्टोटीन में, थिनेस्ट क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेगा, लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। दूसरा, ऑल क्रोमोसोम्स इन न्यूक्लियस रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। सारे क्रोमोसोम सेंट्रियोल की तरफ ही डायरेक्शन में एक ही तरफ रहते हैं, और इनका न्यूक्लियस के चारों तरफ सारे क्रोमोसोम ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे लगे होते हैं जैसे बुके जैसा स्ट्रक्चर दिखता है जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो इसलिए इसको नाम दे दिया बुके स्टेज। ठीक है, ये इस कुछ इस तरह से हमारा पिक्चर देखने को मिलता है। लिप्टोटीन में न्यूक्लियर मटेरियल कंडेंस हो गया, लॉन्गेस्ट एंड वो अपना डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, थिनेस्ट एंड लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम, बस इतनी सी बात है। दूसरा स्टेज जाइगोटीन। जाइगोटीन में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट चलता है। जाइगोटीन में क्या चलता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जो हमने मियोसिस फर्स्ट को एज अ मेन इवेंट हमने शुरू करते ही मियोसिस फर्स्ट में बार बार ये 2-3 बार पढ़ लिया कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है ना। तो ये जाइगोटीन में होता है। जाइगोटीन प्रोफेज फर्स्ट का सेकेंड फेज है। ठीक है, तो जाइगोटीन में क्या होगा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब एक जैसे जो क्रोमोसोम है जिनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर एक जैसा है, अरेंजमेंट ऑफ जीन्स एक जैसा है, वो साथ आ जाएंगे। सभी को अपना अपना पेयर ढूंढना पड़ेगा। अब जैसे ह्यूमन बीइंग में हम बात करते हैं, कितना क्रोमोसोम होता है एक सेल में, 46। अब ये 46 क्रोमोसोम ना 23 पेयर्स में होते हैं, तो हर पेयर को अपने वाला दूसरा वाला पार्टनर ढूंढना पड़ता है कि भाई मेरा वाला कहाँ है ना। तो वो पेयर्स को ढूंढा जाता है जब मियोसिस करना होता है सेल को, तब। अगर सेल माइटोसिस से डिवाइड कर रही है तो देयर इज नो नीड ऑफ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। वो तो सबको रैंडम अरेंज करो मेटाफेज प्लेट पे, सेंट्रोमियर से स्प्लिट कर दो, यहां पे करना पड़ेगा। यहां पे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, एंड दिस इवेंट इज नोन एज सिनेप्सिस। इसको हम क्या बोलेंगे, सिनेप्सिस। एक्चुअली क्या होता है, जब पेयरिंग होता है क्रोमोसोम का, तो बहुत कई एंजाइम्स एक साथ इस पेयरिंग में मदद करते हैं, और इन एंजाइम्स का एक जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। दो होमोलोगस जो पेयर के क्रोमोसोम है उनके बीच ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। स्ट्रक्चर डेवलप बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब एक होमोलोगस क्रोमोसोम को आप बाईवैलेंट बोल सकते हो, क्योंकि 2 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, और एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड होता है। कितने क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड। तो 2 क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमेटिड, 4। तो इसको हम टेट्राड भी बोलते हैं। क्रोमेटिड के नंबर के बेसिस पर हम क्या बोलते हैं, ये टेट्राड किसका नंबर रिप्रेजेंट करता है,
ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ क्रोमेटिड, किसका, क्रोमेटिड का नंबर रिप्रेजेंट करता है, और बाईवैलेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये कंफ्यूजन में रहता है कई बच्चों के, लेकिन ये ध्यान से बिल्कुल याद रख लेना, क्रोमोसोम्स का नंबर। बाईवैलेंट मतलब देयर आर 2 क्रोमोसोम, दैट क्रोमोसोम्स आर same in shape, size and genetic composition, that are actually homologous chromosome। ठीक है, तो ये आपका जाइगोटीन में बस इतना सी बात होता है, पेयरिंग हो गया सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की मदद से, और बाईवैलेंट आ गया। अब देखो इस पिक्चर में देखना, ये जाइगोटीन का डायग्राम है। जाइगोटीन के लिए देखो क्या है कि इनके देखो ये 4 क्रोमोसोम थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये नहीं है, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। और हाँ, जाइगोटीन का पिक्चर देखो, जाइगोटीन में जो ये 4 क्रोमोसोम थे, इनकी कौन किसके पेयर का है, वो पेयरिंग हो जाती है। जैसे ये क्रोमोसोम और ये एक पेयर के हैं, और ये एक पेयर के हैं, तो इनकी पेयरिंग हुई। और यहाँ ये जो पेयरिंग होती है, ये कुछ एंजाइम्स की मदद, कुछ प्रोटीन की मदद से होती है, एंड ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनेप्सिस, है ना। तो ये बाईवैलेंट फॉर्मेशन चल रहा है। क्रोमोसोम अभी मोनोवैलेंट था, सारे क्रोमोसोम अलग अलग थे, पेयरिंग नहीं था इधर अपना लिप्टोटीन में, लेकिन यहाँ पेयर हो गए तो कैसा हो गया, बाईवैलेंट होके कंडीशन में चले गए। तो बाईवैलेंट फॉर्मेशन होता है, सिनेप्सिस होता है इधर जाइगोटीन में। अब नेक्स्ट फेज है पैकिटीन। पैकिटीन के लिए देखो वर्ड लिखा है थिक थ्रेड, मतलब लिप्टोटीन में जो कंडेंसेशन था वो कंडेंसेशन चल रहा है, जाइगोटीन में हुआ होगा, पैकिटीन में भी होगा। इधर जो क्रोमेटिड होता है लगभग वो थिक हो जाता है, मतलब ठीक कंडेंसेशन की कंडीशन में आ जाता है। 4 क्रोमेटिड्स ऑफ ईच बाईवैलेंट, ईच बाईवैलेंट का मतलब आप समझ गए, होमोलोगस पेयर बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर्ड एज टेट्राड। पैकिटीन में जाके ये जो दोनों क्रोमेटिड हैं, इनके पेयर के क्रोमोसोम के, वो दिखना स्टार्ट होते हैं कि 4 क्रोमेटिड हैं, दो क्रोमोसोम है, ये इस स्टेज में आके दिखना स्टार्ट होते हैं। लेकिन हम डायग्राम पहले से बनाते हैं क्योंकि हमें समझना है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, इधर क्रॉसिंग ओवर होता है। अब ये क्रॉसिंग ओवर टर्म समझना है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही आता है। क्रॉसिंग ओवर किसके किसके बीच होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच। किसके बीच, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच, वो भी कौन से क्रोमोसोम का, होमोलोगस का। ऐसे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के कोई नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, सिस्टर वो होमोलोगस पेयर के क्रोमोसोम होने चाहिए। क्रॉसिंग ओवर का मतलब बस इतना याद रखना है, ब्रेक एंड एक्सचेंज, तोड़ो और बदलो, अदला बदली कर लो, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इस पिक्चर को देखना, यहां मैंने कलर 2 अलग अलग लिए, व्हाइट क्रोमोसोम है एक आपका, येलो कलर से। इसका व्हाइट का कुछ पोर्शन टूट के इसमें येलो पे आ गया, येलो वाला टूट के कुछ व्हाइट पे आ रहा है, और फाइनली जब आप देखोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, व्हाइट के साथ थोड़ा सा येलो का पोर्शन जुड़ गया, या येलो के साथ थोड़ा सा व्हाइट पोर्शन जुड़ गया, दैट इज अ क्रॉसिंग ओवर। ये फाइनल रिजल्ट है, ये फाइनल रिजल्ट है। ऐसा हो जाता है क्रॉसिंग ओवर में, बट होता सिर्फ डायरेक्ट ऐसे नहीं है। पहले ये दोनों क्रोमेटिड आपस में ऐसे क्रॉस ओवर करते हैं, फिर वो ब्रेक एंड एक्सचेंज चलता है एंजाइमेटिकली, एंजाइम की जरूरत होती है, एंजाइम सब सारा कुछ करवाता है, ठीक है। लेकिन अपन को क्रॉसिंग ओवर का एग्जैक्ट मतलब समझना है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये दोनों, ये और ये, इनके बीच ब्रेक एंड एक्सचेंज हुआ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के। क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस, मतलब दैट इज मेडिएटेड बाय एंजाइम, कई एंजाइम्स उसमें जरूरत पड़ती हैं। अभी जो आपको नाम याद रखना है, उन सभी एंजाइम के लिए एक नाम, कॉमन टर्म हम यूज करते हैं, दैट इज अ रिकॉम्बिनेज। क्या, रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज
एक्चुअली दो मेन एंजाइम्स का ग्रुप है, जिसमें नाम एक है एंडोन्यूक्लियस, दूसरा नाम है एंजाइम का लाइगेज। ये दोनों सारे नाम 12th में बहुत बार आएंगे, बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा। एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेज दोनों का फंक्शन देखो क्या है। एंडोन्यूक्लियस कैन कट डीएनए थ्रेड। अपन का जो ये क्रोमेटिड है किससे बना है? डीएनए थ्रेड से ही तो बना है। वो डीएनए को काट देता है। कौन? एंडोन्यूक्लियस। इसको बोलते भी है डीएनए सीजर, इसका कॉमन नेम भी है एंडोन्यूक्लियस का, डीएनए सीजर, जो डीएनए को काट दे वो क्या कहा जाता है? डीएनए एंडोन्यूक्लियस को हम कहते हैं। लाइगेज का काम जस्ट उसका उल्टा है, कैन ज्वाइन टू डिफरेंट डीएनए थ्रेड्स। वो दो अलग अलग डीएनए थ्रेड को ज्वाइन कर देता है, एक काटेगा एक जोड़ेगा। ठीक है, तो ये तभी तो पॉसिबल है ब्रेक एंड एक्सचेंज, तभी तो पॉसिबल होगा। सिर्फ ब्रेक कर दिया और जोड़ा नहीं तो एक्सचेंज कैसे होगा, है ना? तो ब्रेक एंड एक्सचेंज इन्हीं दोनों एंजाइम की मदद से पॉसिबल है, एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेज। तो इन दोनों के लिए एक टर्म लिखोगे क्या? कॉमन टर्म रिकॉम्बिनेज। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकिटीन। पैकिटीन में वो ब्रेक एंड एक्सचेंज हो गया इसके एंड तक, लीविंग द क्रोमोसोम्स लिंक्ड एट साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जो ऐसे एक्स जैसे शेप में ये जहां से जुड़े होते हैं, जहां से मान लो कि यहां से ये उंगली यहां से कट के इस पे जा रही, ये कट के इस पे आ रही, ब्रेक एंड एक्सचेंज वाले जो पॉइंट होता है वो एक दूसरे से जिप की तरह, जैसे जिप लाइक मैनर होता है कि जिप हम आगे या नीचे की तरफ बढ़ाते जाए खुलती जाएगी, तो सेम एज इट इज ये क्रॉस ओवर जो पॉइंट है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। इस पॉइंट को हम बोलते हैं जहां से ये दोनों क्रोमेटिड आपस में क्रॉस ओवर कर रहे होते हैं। इसका डायग्राम एक थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये स्पेस, हाँ यहां देख लो ये है। ठीक है, ये दोनों एक क्रोमेटिड यहां इसके साथ ये और एक ये क्रॉस ओवर हुआ है, इस पॉइंट से ये ब्रेक एंड एक्सचेंज कर रहा है। तो ये जो आगे ये एक दूसरे से लीव करेगा, निकलेगा, तो ये जो पॉइंट है वो आगे धीरे धीरे इस तरफ से बढ़ के निकल जाएगा। इस पॉइंट पे जहां पे ये दोनों क्रोमेटिड आपस में क्रॉस ओवर करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज कियाज्मेटा। उस पॉइंट को हम बोलते हैं कियाज्मेटा। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हो एक और दो कियाज्मेटा है, तो नंबर ऑफ कियाज्मेटा वेरिएबल होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि दो ही हो, एक भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ क्रोमोसोम पर। किस पर? लेंथ ऑफ क्रोमोसोम पर, है ना? तो ये इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? कियाज्मेटा। और अगले स्टेज में बस वही होता है जो अपन ने पहले ही पढ़ लिया है, ये कियाज्मेटा को रिलीव करा जाएगा, बाहर निकाला जाएगा, वो जो पॉइंट का जंक्शन था उसको खत्म कर दो, एंड दैट इज टर्म्ड एज टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा। वो नेक्स्ट स्टेप पे यही होता है। अब देखो इसके क्रॉसओवर जहां था वो क्रॉसिंग ओवर के दौरान ये शुरू हो जाता है और आपका फोर्थ स्टेज आ गया डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में ये इसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जो वो एंजाइम जो पेयरिंग करवाया था ना वो डिसॉल्व होने लगेगा, अब खत्म करो, काम हो गया, है ना? तो ये उसका डिसोल्यूशन शुरू हो जाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम दैट स्टार्ट रिपल्सिंग, जो होमोलोगस पेयर वाले क्रोमोसोम थे ना वो दूर जाने शुरू कर देंगे, और जब दूर जाना शुरू कर देगा तो ये ऑब्वियसली नेचुरली बात है कि ये बाहर चला जाएगा, जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था वो जिप की तरह खुल जाएगा, है ना? तो ये जब दूर जाना शुरू कर देगा तो एक एक्स जैसा शेप बनता है ये वाला, और इसको हम बोलते हैं कियाज्मेटा। और डिप्लोटीन, अब ये जो पॉइंट है थोड़ा सा टिपिकल सा है। हाँ, डिप्लोटीन में एक ये बात ऐड कर लेना, ये स्टेटमेंट, इसकी पहचान ही है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा। ये टर्मिनलाइजेशन इसका चल रहा होता है। ठीक है, एक ये जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ सेल्स में, कुछ ऑर्गेनिज्म के सेल्स में डिप्लोटीन जो है वो कई महीनों से लेकर सालों तक ऐसे चलता रहता है। वहीं पे सेल आके हमारी जो मियोसिस शुरू हुआ,
यही डिप्लोटीन में आके सेल रुक जाती है, और उसका एग्जाम्पल हम खुद हैं। फीमेल्स में जो ओवोजेनेसिस होता है, एग का फॉर्मेशन जो चलता है ओवरी में, वो ओवोसाइट जिसे एग बनता है, ओवोसाइट डिप्लोटीन स्टेज में आके रुक जाती है। कब? जब आप IUL में थे, इंट्रा यूटराइन लाइफ में थे, जब आप लोग अपने माँ के यूटरस में थे, जब यूटरस में आपकी ओवरी बन चुकी होगी, तभी इनका मियोसिस शुरू हो जाता है ओवरी में, ओवरी के सेल्स में मियोसिस स्टार्ट हो जाता है और यहीं आके रुक जाता है, यहीं आके रुक जाता है। आफ्टर दैट आपका बर्थ हुआ और उसके बाद ये प्यूबर्टी एज तक आप वो ऐसे ही पड़ा रहता है ओवरी में। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, देन दिस मियोसिस प्रोसीड्स। तो सालों का टाइम हो गया कि नहीं? कितने साल लगते हैं? लगभग 9 to 11 ईयर्स। जन्म के बाद प्यूबर्टी एज आने में कितना टाइम? 9 to 11 ईयर्स, 13 ईयर्स। तो ये वो साइट, या हम बोले डिप्लोटीन स्टेज, कई ऑर्गेनिजम्स में, स्पेशली वर्टिब्रेट्स में ही, कुछ वर्टिब्रेट्स में ये लॉस्ट करता है, लास्ट मतलब कई ये टाइम तक चलता है, कुछ मंथ से कुछ ईयर्स तक। ह्यूमन बीइंग बेस्ट एग्जांपल है। 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको एज ए एग्जांपल याद रखना होगा। एंड लास्ट फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, दैट इज अ डाइकाइनेसिस, लास्ट फेज है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा, देखो शुरू वहां से होता है, मेन इवेंट इसको हम यहां बोलेंगे, ये थोड़ा सा चेंज कर लेना है। शुरू कियाज्मेटा का टर्मिनलाइजेशन उधर से होता है, एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक इधर चल रहा होता है। जिप की तरह ये कियाज्मेटा बाहर की तरफ निकलेगा और दोनों होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाएंगे। और ये सब कुछ किसकी मदद से होगा? स्पिंडल फाइबर की मदद से। स्पिंडल फाइबर जो उसके काइनेटोकोर से अटैच्ड है वो खींचते चले जाएंगे, और वो जहां से अटैच था वो अलग हो जाएगा। देखो सेंट्रियोल मूव कर जाएगा अपोजिट पोल्स पे, ये भी हमने प्रोफेज में पढ़ा ही था। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कर जाएगा, मतलब सेल ऑर्गेनेल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कर जाएगा, जस्ट लाइक प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। यहां भी लास्ट में डाइकाइनेसिस में वही हो रहा है ना। तो ये सब कुछ वैसा ही चलता है। अब ये है मेटाफेज फर्स्ट, नॉट सिर्फ मेटाफेज, मेटाफेज फर्स्ट, ठीक है। मेटाफेज फर्स्ट क्या अलग है वो आप देख लो बस, क्या अलग है माइटोसिस से, माइटोसिस से कितना अलग है वो आप देखो। माइटोसिस से बस थोड़ा सा अलग है। 4 क्रोमोसोम हम लेके चले थे, 4 अभी भी हैं। क्या आपने माइटोसिस में इन चारों क्रोमोसोम को ऐसे बनाया था? नहीं, चारों के चारों को आपने मेटाफेज प्लेट पे अरेंज किया था, यही डिफरेंस है। अभी भी क्रोमोसोम सेल के इक्वेटर पे आके अरेंज होते हैं, बट अरेंजमेंट किसका होता है? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होता है। किसका? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होता है एट द इक्वेटर ऑफ सेल विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। वो डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, इसे हम काइनेटोकोरिक स्पिंडल फाइबर भी बोलेंगे, वही इनको खींच खांच के ले आते हैं इधर, बिल्कुल सेल के बीचों बीच में अरेंज करेगा मेटाफेज प्लेट पर। यही इनका मेटाफेज फर्स्ट में होता है, जो मियोसिस में नहीं होता था, सॉरी माइटोसिस में नहीं होता था। मियोसिस में ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम अरेंज होता है, यही सबसे मेन डिफरेंस है। अब एनाफेज फर्स्ट की बात करें, एनाफेज फर्स्ट जो कि हमारा मियोसिस फर्स्ट का एक अपना प्रोफेज मेटाफेज के बाद चलेगा। हमने प्रोफेज समझ लिया, प्रोफेज के सारे जो सब स्टेजेस है पांचों वो देख लिया, मेटाफेज देख लिया। मेटाफेज का सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपको याद रखना है, जो अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम है वो कहाँ होता है? मेटाफेज प्लेट पर। और ये मेटाफेज प्लेट पर जो क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं वो पेयर में अरेंज होते हैं। पेयर कौन से? होमोलोगस पेयर। दो, जो एक पेयर के क्रोमोसोम, दो मेंबर जो है, जैसे हमने 4 क्रोमोसोम हम लेके चले थे, है ना, तो ये मेटाफेज स्टेज में इस तरह से हमने इनका अरेंजमेंट देख लिया था स्पिंडल फाइबर की मदद से, ठीक है। स्पिंडल फाइबर इनको इस तरह से यहाँ
मेटाफेज प्लेट पर अरेंज कर देता है। एंड देन इसके बाद एनाफेज में क्या होगा? एनाफेज में मेन जो सबसे चेंज होता है वो यहाँ पे हम ये लिखेंगे, जो माइटोसिस में होता है स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, वो यहाँ नहीं होता। इधर हम लिखेंगे क्या? पहला स्टेटमेंट यही मैं लिख रहा हूं, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट अकर। स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम यहां नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, नहीं होता है। दूसरा, इधर होता क्या है? अब देखो, जो होता है वो हमें लिखना पड़ेगा। इधर होता है सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑफ अ पेयर, होमोलोगस पेयर। जो होमोलोगस पेयर का क्रोमोसोम है दो, उनके क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं बाय द डीपॉलीमराइजेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, ये जैसा हमने वहां देखा था। तो यहां लिखोगे क्या? सेपरेशन की जगह पे एक वर्ड अपन लिखेंगे जो आपने 10th में सुना था, सेग्रीगेशन। याद है? सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था, वो यही बात है। सेग्रीगेशन होता है, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑफ अ होमोलॉगस पेयर। अब क्यों हो, कैसे होता है वो भी इसी में लिख दे, बाय द डीपॉलीमराइजेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर अपना डीपॉलीमराइज होता है। जब डीपॉलीमराइज होगा तो ये क्या हो जाएगा? अपोजिट पोल्स की तरफ ये कॉन्ट्रैक्ट करके दोनों पेयर के एक एक क्रोमोसोम को अपोजिट पोल्स की तरफ खींच के ले जाएगा। एंड एनाफेज में यही होता है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है। अपन कहे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस में, वो यही है, ठीक है। सेग्रीगेशन हो जाता है किसका? एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम की। अब इसी का रिजल्ट होता है जो कि क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल में हाफ हो जाता है, इसी सेग्रीगेशन का। इसी में आगे लिखे ना, दैट रिजल्ट्स रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब यहां पे रिडक्शन का मतलब क्या होगा? जस्ट हाफ। यहां रिडक्शन का मतलब क्या है? जस्ट हाफ। क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ हो जाता है इस सेग्रीगेशन की वजह से, ठीक है। अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। डायग्राम में आपको बस क्या दिखाना होगा, ये अब इधर पोल की तरफ हमें क्रोमोसोम्स को बना के दिखा देना है, दैट्स इट। देखो इसके डायग्राम की बात करोगे तो अपना ये सेंट्रोसोम बना देंगे हम। एनिमल सेल में हम अगर मियोसिस दिखा रहे हैं तो जो क्रोमोसोम होएगा, अगेन इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो सेंट्रोमियर होगा वो टुवर्ड द पोल होगा, एंड इसके जो आर्म्स होंगे वो टुवर्ड द मेटाफेज प्लेट होंगे, है ना। तो ये हमें इस तरह से बनाना होगा। हाँ, यहाँ पे डुप्लीकेटेड फॉर्म ही रहेगा क्रोमोसोम का, ये ध्यान रखना। नॉन डुप्लीकेटेड, यहाँ पे कोई स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है तो कोई नॉन डुप्लीकेशन की बात ही नहीं आएगी। इधर वाले ये स्पिंडल फाइबर इसको इधर खींच के ले जाएंगे, इधर इसको खींच के ले जाएंगे अपोजिट पोल्स पे, ठीक है। ये आपका एनाफेज फर्स्ट का डायग्राम हो जाएगा, एनाफेज फर्स्ट, ठीक है। अब टेलोफेज फर्स्ट की बात करें तो टेलोफेज फर्स्ट सेम एज इट इज वही रिवर्स प्रोफेज। जो सब कुछ हमारा प्रोफेज में हुआ था उसी को रिवर्स कर दो। यहाँ प्रोफेज फर्स्ट नहीं बोलेंगे, रिवर्स ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, नॉट रिवर्स ऑफ प्रोफेज। वो माइटोसिस में होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ जाएगी, है ना। ये जो क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पे गए हैं ये डिकंडेंस हो जाएगा, ठीक। और जो मेन सेल ऑर्गेनेल्स है वो फिर से रीफॉर्म हो जाएंगे। ये सब कुछ आपका नेक्स्ट फेज जो है आपका वो चलेगा
टीलोफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, इसको हम यहां पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, रिवर्स प्रोफेज, रिवर्स प्रोफेज। प्रोफेज का जस्ट अपोजिट होता है। क्या अपोजिट होगा, पहले हम इसका पिक्चर यहीं पे बना लेते हैं, डायग्राम, फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स तो आपको लिख ही लोगे। देखो, एक ही सेल में दो न्यूक्लियाई बन जाएगी, और क्योंकि प्रोग्रेसिव इवेंट है तो हमें साथ में इसमें थोड़ा सा साइटोकाइनेसिस को भी दिखा देना होता है। एक न्यूक्लियाई इधर, एक न्यूक्लियस इधर, ठीक है। और क्योंकि यहां पे होता तो डीकंडेंसेशन है ना, लेकिन हम एक बार मैं यहां पे क्रोमोसोम के फॉर्म में बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं, उसका रीजन क्या है वो देखो, आगे बताता हूं। यहां जो क्रोमोसोम दो पहुंचेंगे वो डुप्लीकेटेड फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं, डुप्लीकेटेड फॉर्म में होते हैं। जबकि माइटोसिस में जब हमने देखा था कि टीलोफेज में जब क्रोमोसोम पहुंच जाता है वो नॉन डुप्लीकेटेड फॉर्म में होता है, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है। तो इसका रिजल्ट कुछ ये हो जाएगा। तो मैं अब स्टेटमेंट्स लिखेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर कर जाएगा इनके चारों तरफ। दूसरा, मेन जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, मेन सेल ऑर्गेनेल्स रीअपीयर, ठीक। एंड नोट करके एक बात लिखना है ये कि जो टीलोफेज के क्रोमोसोम हैं दे आर इन द कंडीशन ऑफ डुप्लीकेटेड स्टेज, वो नॉन डुप्लीकेटेड स्टेज में नहीं होता है। क्रोमोसोम्स ऑफ टीलोफेज फर्स्ट आर डुप्लीकेटेड। कैसे होते हैं, डुप्लीकेटेड होते हैं, नॉन डुप्लीकेटेड नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट चेंज है, डिफरेंस है, ठीक है। और क्या आएगा, बस इतनी सी बात है ना। एंड देन साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है। साइटोकाइनेसिस का रिजल्ट आपको पता है। साइटोकाइनेसिस के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस की बात करें तो इसी के आगे आप एरो लगा के कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या हुआ, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, है ना। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म यहीं पे हम देख लेते हैं। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म की बात करें तो इधर हम लिख देते हैं साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस का रिजल्ट क्या होगा अगर एनिमल सेल है। देखो यहाँ पे वही साइटोकाइनेसिस दो टाइप का होगा, प्लांट सेल होगा तो सेल प्लेट से होगा, एनिमल सेल है तो सेल फरो से होगा। अपन एनिमल सेल लेके चल रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया, सेल फरो, है ना। तो दो डॉटर सेल आपकी बन जाएगी इस तरह से, एक सेल ये और एक डॉटर सेल ये। एंड इनके जो न्यूक्लियस है वो अपना दो दो क्रोमोसोम के साथ होंगे, क्योंकि पेरेंटल सेल के पास 4 क्रोमोसोम थे। मैं यहाँ क्रोमोसोम के स्टेज में बना रहा हूँ लेकिन होता क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में है, ठीक है। तो एक डुप्लीकेटेड और दूसरा डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम ये अपने इनके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ठीक है, जो ऑलरेडी क्रॉसओवर भी कर चुका है, थोड़ा रिकॉम्बिनेशन भी हुआ है आगे प्रोफेज फर्स्ट में। तो ये आपका क्या बन गया, दो डॉटर सेल्स बन गई, टू डॉटर सेल्स, या इसको हम 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स एक्चुअली बोलेंगे। ये कैसी सेल्स हैं, हैप्लॉइड हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। इसलिए मियोसिस फर्स्ट को ही रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में ही क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, हाफ हुआ है, आधा। इसी वजह से, क्योंकि इसमें क्या चल रहा है कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम अरेंज होते हैं मेटाफेज प्लेट पे, सारे क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे नहीं अरेंज होते हैं। इसलिए आपका मियोसिस फर्स्ट क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। और आपकी ये जो सेल बनेंगी ये हैप्लॉइड सेल हो जाती है। रिजल्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट इज द हैप्लॉइड सेल, ये आपको ध्यान रखना है। अब इन दोनों सेल्स का क्या शुरू होगा, इन दोनों सेल्स का शुरू होगा मियोसिस सेकेंड। इसके पहले एक इवेंट और चलेगा। एक इवेंट क्या है, इंटरकाइनेसिस।
एक छोटा सा इनका गैप फेज आता है जिसे हमने क्या बोला था, इंटरकाइनेसिस, है ना। ये प्रिपरेटरी फेज है, प्रिपरेटरी फेज है। प्रिपरेटरी फेज क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें सेल अपने आप को तैयार करेगी फॉर द मियोसिस सेकेंड, है ना। इसके बाद शुरू होता है, हाँ बट ये ध्यान रखना है, बट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज नॉट अकर। यहां रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होता है, ये ध्यान रखना। जबकि इंटरफेज में 2 डॉटर सेल बनने के बाद G1 आता है, S आता है, फिर से वो G2 के बाद M आता है। यहां ऐसा कुछ नहीं होता है, फिर स्टार्ट हो जाता है मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस सेकेंड को हमने क्या बोला था, सेम एज इट इज माइटोसिस। जैसा आपने माइटोसिस में पढ़ा था सब कुछ वैसा ही चलता है। माइटोसिस में क्या पढ़ा था वो अपन देखते हैं, रिजल्ट इनके हम बना लेते हैं। अब ये डीकंडेंस हो गया होगा, ये तो हमने समझने के लिए बनाया है। एक्चुअली ये पिक्चर कैसा होगा, ये ऐसा थ्रेड के फॉर्म में इनके दोनों क्रोमेटिन नेटवर्क प्रेजेंट होंगे। एक सेल का मैं इधर बना के दिखाता हूं आपको, दूसरे सेल का सेम ऐसा ही चलेगा। तो प्रोफेज में क्या हो गया होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमेटिन मटेरियल, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर करेगी और सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपीयर करेंगे, सेंट्रोसोम अपोजिट पोल्स पे पहुंचेगा, ये सब कुछ होगा, है ना। और इधर अपन ने कुछ इस तरह से बना लिया, और 2 क्रोमोसोम वाला सेल है तो हमने 2 क्रोमोसोम ऐसा कुछ यहाँ पे दिखा देंगे। स्पिंडल फाइबर बन जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर कर रही होगी और लास्ट में कर ही चुकी होती है। फिर मेटाफेज आएगा। मेटाफेज ये आपका प्रोफेज सेकेंड हो जाएगा, प्रोफेज सेकेंड, ठीक। प्रोफेज सेकेंड के बाद आएगा कौन सा फेज, मेटाफेज सेकेंड। मेटाफेज सेकेंड, अब स्टेटमेंट मैं नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि सब कुछ हो चुका है। मेटाफेज सेकेंड, आप मेटाफेज सेकेंड में क्या देखोगे, ये सेल के जो सेंट्रोसोम है स्पिंडल फाइबर के डीपॉलीमराइजेशन की मदद से, ये जो मेटाफेज प्लेट है इक्वेटर, यहां पे अब ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम अरेंज होंगे, पेयर में नहीं अरेंज होंगे, इंडिविजुअली, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, मेटाफेज सेकेंड। ये क्या हो गया, मेटाफेज सेकेंड, ठीक। मेटाफेज सेकेंड कंप्लीट होने के बाद क्या चलेगा, ये आपका एनाफेज, क्या, एनाफेज सेकेंड। एनाफेज सेकेंड में क्या हो जाएगा, अब यहां पे ध्यान से देखना, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, जो कि माइटोसिस में भी होता है। तो एनाफेज का डायग्राम हम कुछ इस तरह से बना लेंगे। दो क्रोमोसोम है हमारे, दोनों के सेंट्रोमियर से ये स्प्लिट कर जाएगा और स्पिंडल फाइबर इनको खींचना स्टार्ट कर देगा अपोजिट पोल्स की तरफ, अपोजिट पोल्स की तरफ। ये अपना मेटाफेज प्लेट हो गया, ठीक। ये हो गया आपका एनाफेज सेकेंड, ठीक। एनाफेज सेकेंड के बाद आपका नेक्स्ट फेज कौन सा आ जाएगा, टीलोफेज सेकेंड। टीलोफेज सेकेंड की मतलब क्या हुआ कि आपके 2 डॉटर सेल बन गए, न्यूक्लियाई वहां तक, सॉरी क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स तक पहुंच गया और साइटोकाइनेसिस आपका स्टार्ट हो चुका होगा, ऐसा, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीअपीयर हो चुकी होगी और अब क्रोमोसोम आपका ऐसा नॉन डुप्लीकेटेड कंडीशन में हो गया है, ऐसा हो गया है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा टीलोफेज सेकेंड, ठीक। और लास्ट इवेंट क्या होता है, चलता है साइटोकाइनेसिस,
साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस हुआ तो आपको ये बात पता है कि दो डॉटर सेल बन जाएंगी एक सेल से, और इनके पास क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 2, जो कि 2 ही क्रोमोसोम वाली सेल मियोसिस सेकंड में एंटर करी थी। तो ये आपकी बन गई 2 हैप्लॉइड ही हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया है, हैप्लॉइड डॉटर सेल, डॉटर सेल। इस तरह से सेम जो सेकेंड सेल थी जो हमारी मियोसिस में बनी थी, यहां अपन देख लें एक बार फिर से स्टार्टिंग से, ये 2 सेल्स बनी थी, एक का हमने ये पूरा फेज देख लिया। सेम ये जो आपकी सेकेंड सेल है ये भी सेम सारे इवेंट से ही सेम इस तरह से डिवाइड करेगी, और फाइनली जो रिजल्ट बनेगा आपका वो ये हो जाएगा क्या कि 2 तो इससे बन गई सेल और 2 और सेल बन जाएगी उस सेल से जिसके पास सेम एज इट इज इस तरह से क्रोमोसोम होंगे, 2 नॉन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, है ना। तो 2 डॉटर सेल ये और बन जाते हैं, 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल, डॉटर सेल्स। तो टोटल नंबर ऑफ सेल, एक सेल अगर मियोसिस से डिवाइड कर रही है तो कितने बने? 4। कितने सेल बन गए? 4। कैसे? हैप्लॉइड डॉटर सेल। ये एक सेल अगर कोई मियोसिस से डिवाइड करती है तो ये 4 इस तरह से हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। दैट इज द रिजल्ट ऑफ मियोसिस, कंप्लीट मियोसिस। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है ना भाई? मियोसिस चल रहा है, माइटोसिस का हमने सिग्निफिकेंस देखा था कि आपका एक सेल से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ट्रिलियन ऑफ सेल्स बन जाता है, रिपेयर होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चलता है, मेंटेनेंस चलता है, ये सारा कुछ हमने देखा था। तो मियोसिस का जरूरत क्यों अगर माइटोसिस चल ही रहा था? इसका रोल क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसका सिग्निफिकेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत मजे वाला है। कैसे, क्या समझना है देखना। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस आपको लिखना है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की बात करें तो एक बात याद रखना है बस, क्या? कंजर्वेशन ऑफ specific number of chromosome of a species। मेन इसका रोल ये क्या होता है देखना, एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। ह्यूमन का ही एग्जाम्पल हम यहां पे लिखते हैं, एग्जाम्पल में हम ह्यूमन को ही लेते हैं। ह्यूमन का जो एक कोई डिप्लॉइड सेल है उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? 46, ये हमें पता है। मेल इंडिविजुअल और फीमेल इंडिविजुअल से इनके जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इन्हीं में मियोसिस होगा, इन्हीं में मियोसिस चलता है। मियोसिस से जो गैमीट बनेगा, क्या बनेगा? गैमीट या हैप्लॉइड सेल जो बनेगा, इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? 23। क्योंकि हमने मेल इंडिविजुअल की बात की है तो यहां पे हम गैमीट का नाम क्या दे देते हैं? स्पर्म। मियोसिस हुआ, 23 हो गए। इधर फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इनमें चलता है मियोसिस। मियोसिस का रिजल्ट गैमीट। गैमीट कौन सा, क्या हम बोलते हैं? ओवम। इसमें भी 23 क्रोमोसोम क्या होते हैं? 23 क्रोमोसोम। ये फर्टिलाइज करा, क्या बना? जाइगोट, और फिर से 46 क्रोमोसोम। अगर ये मियोसिस नहीं होता
तो क्या आप ये 46 क्रोमोसोम नंबर मेंटेन कर पाते जो इधर ह्यूमन स्पीसीज की पहचान है? मेंटेन कर पाते? चलो एक बार हम करके देख लेते हैं कि मियोसिस नहीं हो रहा है, क्या पॉसिबल है? मान लो कि माइटोसिस हो रहा है। अगर माइटोसिस होता तो यहां क्रोमोसोम नंबर कितना होता? क्रोमोसोम नंबर कितना होता? 46 वाला गैमीट बनता, इधर भी 46 वाला गैमीट बनता, और फर्टिलाइज करके क्या बनता? जाइगोट। ये जो जाइगोट बन रहा है, जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं? 92, जस्ट डबल। और अब जनरेशन बाय जनरेशन सोचो क्या होता, डबल होता चला जाता। तो फिर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर इतना तामझाम क्यों करना? ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात चल रही है। ऑर्गेनिज्म तो असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, कराओ ना, क्यों दिक्कत है? क्या दिक्कत है? वो 46 से 46 वाला इंडिविजुअल बना देगा, ऐसा नेचर में होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस की जरूरत नहीं होती है, माइटोसिस से वो अपना ऑफस्प्रिंग बना लेता है, चल रहा होता है। अब उसका जवाब जो है ना, उसका दूसरा सिग्निफिकेंस में छुपा हुआ है। दूसरा सिग्निफिकेंस इसका क्या है देखना। दूसरा सिग्निफिकेंस है मियोसिस का, मियोसिस रिजल्ट्स वेरिएशन, या जिसे आपने नाम दिया रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। क्या माइटोसिस में ऐसा होता है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसलिए जो वेरिएशन कॉज करा सकता है वो मियोसिस कॉज करा सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए नेचर को चाहिए था, नहीं तो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस जो हमारा जो मेन मेथड है, या हम बात करें कि सबसे पहले जो नेचर ने लिविंग सिस्टम को रिप्रोड्यूस करने का जो तरीका है, आज भी देखो तो बैक्टीरिया सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है इस नेचर का, तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है? असेक्सुअली, बाइनरी फिजन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हमारा पहला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिसएडवांटेज ये है कि दैट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैन नॉट क्रिएट वेरिएशन। एंड वेरिएशन का इंपॉर्टेंस कितना क्यों है? वेरिएशन is the raw material of evolution। वेरिएशन की से ही पॉसिबल है एवोल्यूशन होना, इवॉल्व होना। एवोल्यूशन जो एक अपना सिक्वेंशियल चेंज हम नेचर में देखते हैं, है ना। और दूसरी बात, एवोल्यूशन क्यों जरूरी है भाई? कि एवोल्यूशन क्यों कराना? मन नहीं कराना, नहीं करवाओ, ऐसे ही रहने दो। ये मजबूरी है, लाइफ फॉर्म को, लिविंग थिंग्स को इवॉल्व करना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि हम जो जहां रहते हैं, जिसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट एक हमारा डायनामिक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? डायनेमिक सिस्टम है। इट चेंज ईच एंड एवरी सेकेंड। जब आप सिस्टम, ऐसे सिस्टम में ही रहते हो जो हमेशा चेंज हो रहा है, देन यू हैव टू चेंज, आपको भी चेंज होना पड़ेगा। इसलिए लाइफ फॉर्म को, नेचर को इवॉल्व करने की जरूरत पड़ी, एवोल्यूशन की जरूरत पड़ी, चेंजेस की जरूरत पड़ी। और वो चेंजेस कैसे लाया जाए? तो जो पहले से माइटोसिस था उसी को थोड़ा स्पेशलाइज कर दो। और वो स्पेशलाइज कैसे करा? स्पेशलाइजेशन करा क्या? उनका प्रोफेज को ही कॉम्प्लेक्स कर दिया, डिवीजन को 2 सिक्वेंशियल इवेंट में डिवाइड कर दिया, है ना। तो ये इनके चेंजेस हुए, प्रोफेज को कॉम्प्लेक्स करना, पूरे डिवीजन को 2 सीक्वेंसेस में डिवाइड करना, एंड ये हमारा रॉ मटेरियल हो गया किसका? एवोल्यूशन का। तो और जो कि ये माइटोसिस से पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कराने का पर्पस भगवान ने इसीलिए नहीं चूज किया क्योंकि आपने चाहता है कि वेरिएशन आए। और वेरिएशन अगर नहीं आए, जिस स्पीसीज में भी वेरिएशन नहीं आएगा,
आना बंद हो जाए, वेरिएशन नहीं, वो वेरिएशन का एक रीजन ये है, और भी रीजंस है वो हम बाद में बात करेंगे। अगर वेरिएशन नहीं आता है तो वो ऑर्गेनिज्म नेचर में बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं करेगा। धन्यवाद।